नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों सी शुभकामनाएं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं यूकेपीएससी पीसीएस प्री की स्ट्रेटेजी। क्योंकि आपको पता है कि 3 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है और आपके पास सिर्फ 33 दिन बचे हुए हैं। तो आप कौन सी ऐसी तकनीक अपनाएं कि आप इस पेपर को आसानी से क्रैक करें, ठीक है। और मैं आपको अपनी तकनीक भी बताऊंगा जिससे मैंने ढेरों एग्जाम क्या किए हैं, क्रैक किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोअर पीसीएस में मेरे 131 मार्क्स हैं, ठीक है। एफआरओ मेरे 116 मार्क्स हैं। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें मेरे 150 प्लस मार्क्स हैं। क्योंकि वो मार्क्स कभी शो नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एशिया एक पोस्ट होती है, उसमें 16 लाख या 6 लाख बच्चों में से मात्र 200 बच्चे निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स 150 प्लस हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी निकाला है। बीपीएससी प्री में मेरे 125 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, ठीक है। तो इतने सारे मैं मेंस दे चुका हूँ। तो मैं इस एक्सपीरियंस पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे मैं इतने सारे एग्जाम क्रैक कर पाया। और आपके पास मात्र 33 दिन बचे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस पुरानी टेक्निक जो आप अभी तक यूज़ कर रहे हैं उससे क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उस टेक्निक से समय काम नहीं चलेगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर आप हमें कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं अगर आपको जैसे क्या बुक सजेस्ट कर देता हूँ, अभी जैसे कि पॉलिटिकली आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठेंगे तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे आप बुक खोलोगे, आप उसको स्टार्ट करोगे एक तरफ से पढ़ना, ठीक है। 1 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं उसमें बोर फील होने लगेगा और आप उस किताब को क्या करोगे, बंद कर दोगे और आपको उस किताब को दोबारा उठाने की हिम्मत भी नहीं होगी। तो आप क्या ऐसा करें कि आपको किताब उठाने पे आप मजबूर हो जाएं, मजबूर नहीं, आपको खुद मन करेगा किताब उठाने का। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आप किताब आप खुद खोलोगे, मजबूरी में नहीं खोलोगे, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, जैसे हम यूकेपीएससी की बात करते हैं, ठीक है। तो यूकेपीएससी एक एग्जाम है, इस एग्जाम को हमें क्रैक करना है। तो सबसे पहले हमें इस आयोग को समझना होगा, ठीक है। तो उस आयोग को समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है हमारे पास कि एक तो हमने जो फॉर्म फिल किया है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि सिलेबस, ठीक है। तो इस फॉर्म से तो हमें चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि फॉर्म तो हमने एक बार भर दिया, तो इसके बाद हमारा तो कोई इंटरेक्शन है नहीं, ठीक है। सिलेबस को भी अभी फिलहाल दूर रखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, क्योंकि सिलेबस सारे एग्जामों में क्या होता है, कॉमन ही होता है और सिलेबस में कुछ ब्रॉड लिखा रहता है जिससे आप ये नहीं लगा सकते कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे और यूकेपीएससी या किसी भी आयोग के बीच में, वो होता है पेपर। कि पेपर से ही आयोग हमें बताता है कि मेरी क्या तरीका है या मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, या मेरे जो आयोग में जो लोग पेपर सेट करने वाले हैं नया पेपर, वो आपका कैसा बनाएंगे। क्योंकि आयोग में कुछ एक कमेटी है जो सिर्फ पेपर को डिजाइन करने के लिए बैठी है और उसमें वही लोग बैठे हैं जिन्होंने 2016 में पेपर बनाया है और आज 2021 या 22 में भी वही लोग पेपर बनाएंगे। तो हमें अगर उनकी स्ट्रेटेजी समझनी है तो हमें इन पेपरों को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 150 में से कहीं ना कहीं 130 प्लस आराम से ले आएंगे। आपको ये टेंशन ही नहीं रहेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपको कभी मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे बोलोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब मैं आगे क्या करूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम कैसे पेपरों को एनालाइज करते हैं। लेटर सपोज आपने कोई भी क्वेश्चन लिया, जैसे गवर्नर एक टॉपिक है, ठीक है। तो गवर्नर का आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, देखोगे कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शनों को क्या करोगे, एक एक करके एनालाइज करोगे, ठीक है। जैसे आप उन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपके 4 फैक्ट और बढ़ जाएंगे गवर्नर के लिए, ठीक है। इन केस आपको नहीं आता हो क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, बैक आओगे और किताब उठाओगे फिर, और किताब में क्या करोगे, गवर्नर का वो वाला टॉपिक जो उस क्वेश्चन में पूछा है वो टॉपिक पढ़ोगे। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको एक फैक्ट के साथ 4 और फैक्ट पता चलेंगे। किताब उठाना आपकी मजबूरी नहीं है, आप खुद उस किताब को उठाओगे उस क्वेश्चन को देखने के लिए, और आपको इंटरेस्ट भी जगेगा। और ऐसा इंटरेस्ट जगेगा कि आप मजबूर होगे और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, कि तब आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई कि मेरे को 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। कुछ टाइम बाद जैसे आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपके 10 या 15 या 20 टॉपिक ऐसे ही खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक पेपर से, पॉलिटी के। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक पेपर लगाते हैं, एक बार में एक पेपर लगाते हैं और उसका पूरा एनालाइज करके लगाते हैं, तो आपका
जब आप सिलेबस में देखोगे बाद में, क्योंकि सिलेबस भी अपने पास रखना, सिलेबस देखोगे और बुक भी देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपका 10% सिलेबस क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। और वो भी आप ये भी समझ चुके होंगे कि यूकेपीएससी किन टॉपिक पे क्या है क्वेश्चन पूछने वाला है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैंने क्या है इतने सारे एग्जाम निकाले हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आयोग ने पुराने करवाए हैं, और उनसे मैं आपको फिर बताता हूँ कि कैसे ये टेक्निक क्या करती है, काम करती है, और आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं कुछ एक पेपर देखिए, ये मैंने उठाया है 2016 का, ये आपका 2016 का एग्ज़ाम पेपर है यूकेपीएससी का। ठीक है, यूकेपीएससी का प्री का एग्ज़ाम है ये 2016 का। ठीक है, तो इस पेपर में देखते हैं कि कैसे हमें स्ट्रेटजी को अपनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल का है। ठीक है, वैसे तो ये है कि जेम्स एंड्रू रैमजे का नाम क्या था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, पर अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे गवर्नर जनरल लिखा है, तो आप सबसे पहले गवर्नर जनरल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सोचो कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाइस राय कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आपको ये के सारे क्या होंगे देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखो एक टॉपिक से आपके कितने सारे क्या हो चुके हैं, एक टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन क्या हो गए हैं, बन चुके हैं, और आप कितने टॉपिकों को कवर कर चुके हो। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इस पे जाना है, लॉर्ड डलहौजी इसको पढ़ना है। ठीक है, आपको सारे गवर्नर जनरल नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ वो पढ़ने हैं जो इस पेपर में दिख रहे हैं। ऐसे करते रहोगे तो आपके धीरे धीरे सारे गवर्नर जनरल कवर हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी पढ़ोगे तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया, रेलवे की इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद उसने पोस्ट ऑफिस किया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी किया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं जिसे हम, या व्यवगत का सिद्धांत बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं, किसको हड़पा, तो आपके यहाँ से भी एक टॉपिक वो भी कवर हो जाएगा। फिर लॉर्ड कैनिंग पढ़ोगे कि भाई कि भारत का 1857 के विद्रोह के टाइम पे ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1858 में जो रानी का चार्टर आया, ठीक है, एक्ट आया, तो ये इसने पढ़ा था, उसका लेटर रानी का। ठीक है, रानी को इसने सरताज की उपाधि दी। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर लॉर्ड कर्जन है जैसे, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या काम किया, यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया। ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया, या सहकारिता समिति एक्ट लाया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो देखो इससे आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और आपका देखो यहीं से पता नहीं कितने सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। यही एक स्ट्रेटेजी है। नहीं तो आप एक तरफ से अगर कभी बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो आप बोर हो जाएंगे और एक ही दिन में वो बंद हो जाएगी आपकी। मैं ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ। उसके लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता कि 1 साल या 2 साल है आपके पास, तब तो आप ये काम कर सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी उठाओ, एक तरह से पढ़ो और ख़त्म करो, तो वो हो सकता है। पर अभी नहीं, अभी आपके पास सिर्फ मात्र 33 दिन है और आपको अपने नॉलेज को बूस्ट करना है और कट ऑफ में आना है बस। ठीक है, अगर आप ये हल्का हल्का भी पढ़ लेते हो तो आपको एक एग्जाम में आपने सुना होगा कि तुक्का मारना बोलते हैं इसे, तो तुक्का कभी नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में जब आप टिक मारने के लिए जाते हो और टिक आपका सही क्यों नहीं होता है, आप सोचते हैं कि मेरा टिक गलत क्यों होता है हमेशा, क्योंकि आपने वो देखा भी नहीं हो टॉपिक कभी। जब आपने हल्का से भी उस टॉपिक को देखा होगा ना, तो आपका जो तुक्का भी है वो भी हमेशा सही लगेगा। मैं 150 में 150 क्वेश्चन करता हूँ और मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और 150 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे तुक्के भी क्या होते हैं, सही लगते हैं। वो तुक्के नहीं सही क्यों लगते हैं, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की है। तो अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है। जैसे आपने पहला ही टॉपिक पढ़ा तो आपका दूसरा टॉपिक पढ़ते ही आपको एक इंटरेस्ट जगेगा कि भाई ये टॉपिक तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। देखो यहाँ पे सीधा आंसर हो गया, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि भाई कि जो मैंने अभी पढ़ा वो मेरा इंप्लीमेंट भी हो गया। इसके अलावा देखो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ना, फिर आपको लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या क्या काम किया। लॉर्ड हेस्टिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड इस टाइम पे क्या चल रहा था, उत्तराखंड नेपाल के साथ जब संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश का, तो ये उत्तराखंड को आज़ाद करने में इसने बहुत मदद की थी। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट पढ़ सकते हो, लॉर्ड ऑकलैंड पढ़ सकते हो। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, गारंटंग रोड को उसने क्या किया, रिनोवेट किया, दोबारा उसने बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप कैसे में ढेरों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई, 1928 में हुई थी। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे देखना है कि क्रांतिकारी संगठन पूछ रहा है आयोग, तो 2-4 क्रांतिकारी संगठन पढ़ लो। जैसे आप क्या पढ़ोगे, काकोरी कांड पढ़ लो। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी जी ने और खुदीराम बोस ने क्या किया था, बम फेंका था। ठीक है, और जैसे क्या सूर्य सेन ने क्या चलाया था, चटगांव रेड चलाई थी। ठीक है, काकोरी कांड हुआ था, चटगांव रेड चली, मुजफ्फरपुर कांड हुआ। तो आप ऐसे 2-4 क्रांतिकारी संगठनों के कांड पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी,
कवर हो जाएंगी। और वैसे फिर इसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा इसी के साथ ही, कि जैसे कि अभी क्या है कि काकोरी कांड का नाम क्या होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक करंट अफेयर भी क्लियर हो गया। तो यही आपका एक तरीका है जो आपको क्या कहते हैं एग्जाम में कर सकता है। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को जैसे आपने इसको पूरा कवर किया इस टॉपिक को, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। क्योंकि काकोरी कांड पूछा हुआ है कि काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है, तो सूर्य सेन आपको पता है कि चटगांव रेड से संबंधित था, तो ठीक है, बस बात ही खत्म हो गई। तो यही एक तरीका है। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ। ऐसे ही आप उत्तराखंड के क्वेश्चन भी कर सकते हो, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक अगर आपने फॉलो करना सीख लिया एक बार, तो आपको कोई भी एग्जाम, चाहे यूके SSS का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे यूपीपीसीएस लेखपाल का एग्जाम क्यों ना हो, यूपीपीसीएस प्री क्यों नहीं हो, बीपीएससी क्यों ना हो, आप सारे एग्जाम करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे करनी, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन में देखिए आप कि यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि सुनामी लहरों से सबसे ज़्यादा अपर्दन होगा, ठीक है। सुनामी लहरें क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इरोजन करेंगी। तो अब आपने क्या करना है, सुनामी लहर के बारे में पढ़ोगे। सुनामी लहर कब आई थी, 2004 में एक सबसे बड़ी सुनामी आई थी। अभी एक ज्वालामुखी फटा है, आपको पता है टोंगो में एक ज्वालामुखी फटा है, तो आप वहाँ से क्या हो, सुनामी जनरेट हुई टोंगो में, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको यहाँ से करंट अफेयर भी क्लियर हो रहे हैं। अब इसके अलावा आप जैसे क्या धाराएं पढ़ोगे, तो धाराओं में आपको क्या करनी है, महासागरीय धाराएं एक बार देखनी है बस। आप ये देख लो कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, प्रशांत महासागर में कौन सी है, हिंद में कौन सी है, अटलांटिक में कौन सी है, तो धाराओं का टॉपिक आपका अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज्वार भाटा पढ़ लो, ज्वार भाटा में आपको पता है कि स्प्रिंग टाइड आते हैं, निपे टाइड आते हैं, ठीक है। तो सन मून और अर्थ की पोजीशन क्या होती है इन टाइड में, ठीक है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। लहरों के बारे में पढ़ लो कि लहरों से क्या क्या कौन कौन से आपके क्या बनते हैं, वो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जैसे आर्क बनते हैं, आपने समुद्र में आर्क देखोगे, स्टंप बनते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इन टॉपिकों का हल्का हल्का भी देखोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको टिक मारना है, और टिक आपका तभी लगेगा आपने जब उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा देखा होगा। और वो देखा होगा कब, जब आप पेपर को वापस जाओगे, ठीक है। इसी में देखो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं हम, देखो तो आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये 16वां क्वेश्चन देखो कि निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है, संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये कनारी है जैसे, तो देखो अगर आपने ये धाराओं वाला यहीं पे खत्म कर दिया है, तो आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और जब आप दोबारा नीचे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो काम आ रहा है। तो यही एक क्या है, आपके पास एक तरीका है इस। देखिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या है कि जैसे ये 17वां क्वेश्चन है आपके पास कि साप्टा की स्थापना कब हुई। देखो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आयोग को ऑर्गेनाइजेशनों से बहुत प्यार है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो अभी करंट में है G7, जैसे अभी यूक्रेन वॉर चल रही है, तो नाटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनको ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, देखना है, ठीक है। जो साप्टा की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। जैसे आप गूगल पे साप्टा डालोगे तो आपको सीधे ऑटोमेटिकली सार का नाम दिखेगा, और ये भी पता चल जाएगा कि सार की स्थापना कब हुई। सार की स्थापना 1985 में हुई थी। क्या पता अगली बार आयोग सार का ये पूछ ले कि सार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, सार्क में कितने मेंबर हैं। तो यही तरीका है। और बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते कि सर करंट अफेयर कैसे पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि करंट अफेयर के लिए भी आपको यही पेपर हेल्प करेगा। अगर आप आयोग के ज़्यादातर पेपर देखो, अगर देखो लोअर पीसेस अगर एग्जाम का अगर पेपर आपने देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि भारत की रैंक कितनी है। ये क्वेश्चन इस पेपर में भी आ रखा है, और 2016 में लोअर पीसेस का पेपर हुआ था उसमें भी आ रखा है। इस पेपर में HDI का ये आ रखा है कि HDI में कौन कौन से क्या होते हैं फैक्टर होते हैं जिनमें HDI को मापा जाता है। तो ये आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर आप करंट अफेयर भी इस पेपर से करोगे तो आपका 50% करंट अफेयर ऐसे ही कवर हो जाएगा कि आयोग क्या पूछना चाहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मैक्सिमम 3 या 4 महीने का आपको क्या करना है, घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ लो, आपको कोई फालतू करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से। अगर आप घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ लोगे तो आपके जो भी 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्वेश्चन में, तो 20 में से आपके 15 या 16 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से मिल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि जो किसी को नहीं आते, वो कहीं से नहीं आ सकते हैं। तो 15-16 क्वेश्चन आपके सिर्फ 3 या 4 महीने पढ़ने से हो जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आयोग क्या होता है 2018 का पूछ लेता है, तो उन क्वेश्चनों पर जाने की जरूरत आपको नहीं है इतने बैग में। आप 3 या 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यही एक स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करें, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपको कैसी लगी ये आप भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं कि आपका ये एग्जाम आराम से निकलेगा, और आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा निकला कि नहीं निकला, या कट ऑफ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।
इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपके लिए एक इनिशिएटिव उठाना चाहता हूं कि मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि पर डे एक एक पेपर आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा इस रिगार्ड में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि एक पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी 80% क्या हो जाएगा, सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका 10% सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप यूकेपीएससी के सारे पेपर लगा देते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेबस लगभग 80 या 90% सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा, और वो भी 5 या 6 बार रिविजन के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप फॉलो करें। हाँ, अगर आपको यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस ऑफिशियल, ठीक है, स्टडी फॉर सक्सेस ऑफिशियल। ये आप अगर टेलीग्राम में डालोगे तो आपको क्या होगा, मैं वहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।